हेलो बच्चों बच्चों आज हम लोग बात करेंगे कि जब किसी कंडक्टर को जो करंट कैरिंग कंडक्टर हो, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में जब प्लेस करते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। अब वो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है, वो कितना फोर्स लगता है, ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने हेडिंग भी डाल रखी है, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो साहब ये कंडक्टर ले लेते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा सा बना रहा हूं जैसे आप समझ पाए। सपोज करिए एक्स एक्सिस पे है, ऐसे बना लीजिए आप, कोई दिक्कत की बात नहीं। और इसी से एक्सिस से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो समझ लीजिए थीटा एंगल पर है, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं। और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है इस कंडक्टर में वो आई है। इसकी जो लेंथ है कंडक्टर की वो एल ले लो, ये सब नॉर्मल डायमेंशंस हैं। और इसके जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको ए ले लेते हैं। साथ में ये भी ले लेते हैं कि इसकी करंट इसकी नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर की डेंसिटी स्मॉल एन है। इधर लिख लेता हूं स्मॉल एन, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स स्मॉल एन है। अब आप जानते हैं कि जो कैपिटल एन होगा यानी इसमें कितने चार्ज कैरियर्स हैं। अभी हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पर कैपिटल एन, क्योंकि ये एक वॉल्यूम में है एन को, और इसका वॉल्यूम क्या है ए इंटू एल, ये रिलेशनशिप मिल जाएगी। कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू ए इंटू एल, क्योंकि ए इंटू एल क्या होता है, वॉल्यूम होता है। समझ पा रहे होंगे आप। अब यहां पे करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो विपरीत दिशा में इस तरीके से जा रहा होगा। समझने की बात है, कोई इसमें स्पेशल चीज है ही नहीं। तो अब एक रिलेशन मैं लिखता हूं जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो चलेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और आई यानी करंट में क्या रिलेशनशिप था। आपको याद होगा हम लोग पढ़ चुके हैं कि होता था आई इज इक्वल टू NEAVD। ये फॉर्मूला बड़ा फेमस फॉर्मूला है और इसको आपने याद भी कर रखा होगा। अब बात करते हैं मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स क्या लगता है जब चार्ज मूव करते हैं। उसकी भी वैल्यू हमको पता है और उसकी वैल्यू होती है F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। ये मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स है जब चार्ज मूव करते हैं किसी कंडक्टर या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब यहां पर आप देखें तो F लिख देता हूं, फोर्स जो लगने वाला है, क्योंकि यहां जो चार्ज है वो है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कर रहा है मूव, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा जिसे मैं माइनस ई लिख देता हूं, और ये हो जाएगा VD क्रॉस B। अब क्योंकि मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है इसलिए वेक्टर ही लिखना ठीक है। राइट हैंड साइड अगर वेक्टर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी वेक्टर होना चाहिए। अब इसकी मैग्नीट्यूड की गणना कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए F लिखिए, इस माइनस को छोड़ देते हैं क्योंकि डायरेक्शन बताएगा किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, E, और ये बन गया क्या VDB साइन थीटा। कुछ भी नहीं है, देखिए बिल्कुल आसान। अब यहां से हम लोग VD की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो फोर्स है ऑन वन इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स, एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स। अभी हम लोग टोटल फोर्स भी पकड़ेंगे, ठीक है। अभी लिख देता हूं, पहले यहां लिख देता हूं। तो ये वैल्यू हो गई हमारी VD क्या हो गई I अपॉन NEA। यहां से VD की वैल्यू पुट कर दो यहां पर, तो E लिखा, इस VD की जगह लिखा I अपॉन NEA, और B साइन थीटा तो साथ में था ही, ठीक। अब यहां से देखिए ये E कट गया है, आगे की बात करेंगे। अब टोटल फोर्स निकाल रहे हैं। टोटल फोर्स का मतलब हो गया N इलेक्ट्रॉन्स पर, क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं इस कंडक्टर में साहब। इस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस कंडक्टर में अपने पास N इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल। भाई तो चार्ज डेंसिटी थी, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे इसके अंदर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे N, सब पे लगेगा फोर्स, तो टोटल फोर्स कितना लगेगा, थोड़ा इसको ऊपर लेके चलते हैं हम लोग। टोटल फोर्स कितना लगेगा साहब, तो टोटल फोर्स के लिए वैल्यू लिखी Ft यानी टोटल फोर्स कह लीजिए, और ये एक इलेक्ट्रॉन पे था तो N इलेक्ट्रॉन पे कितना लगना है, तो N से मल्टीप्लाई कर दो N, और यहां वैल्यू हो गई I
अपॉन एन ए बी साइन थीटा, कुछ भी नहीं है, देखिए बहुत आसान। अब ये एफ टी लिखा या टोटल फोर्स दिमाग में रख लीजिए। इस कैपिटल एन को रिलेशनशिप हम लोगों ने देखी थी कि कैपिटल एन और स्मॉल एन में ये रिलेशनशिप थी, कैपिटल एन और स्मॉल एन के अंदर। तो कैपिटल एन की वैल्यू रख दी एन ए एल आई बी साइन थीटा अपॉन एन इंटू ए। अब ये एन इंटू ए कट गया और ये फॉर्मूला क्या आ गया, एफ इजकल टू आई एल बी साइन थीटा। और यही फॉर्मूला हो गया हमारा कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स। वो कंडक्टर जिसकी लेंथ एल है उसमें कितना फोर्स लगेगा, आई एल बी साइन थीटा। अब इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जाता है, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एफ और आई एल एक करंट एलिमेंट से ट्रीट कर लिया जाता है, तो इसको लिख लो आई और यहां लिख लीजिए एल क्रॉस बी। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। यहां से आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी पता चल जाएगा। इसको याद रखिए, बड़ा अच्छा रहता है क्योंकि डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर किसी कंडक्टर में करंट नहीं फ्लो करेगी और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा क्योंकि यहां पर आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है तो उसके अंदर फोर्स लगने वाला है, और फोर्स लगने की वैल्यू कितनी होगी, मतलब वेक्टर फॉर्म में ये होगी। और अगर मैग्नीट्यूड की केवल बात करें तो आई एल बी साइन थीटा उसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये दिमाग में रखना है। कुछ और बातें भी समझ लेते हैं हम लोग। अच्छा, अब देखिए, अब मान लीजिए जो कंडक्टर है, सपोज करिए केस ले लीजिए 1। केस 1 में मान लीजिए थीटा की वैल्यू हम ले लें 0। थीटा 0 कहने का मतलब क्या है कि जो कंडक्टर है उसमें जो करंट फ्लो हो रही है और जो बी का डायरेक्शन है वो दोनों डायरेक्शन हमारे एक ही है, पैरेलल या एंटी पैरेलल भी कह दीजिए कि यहां पर बी इस तरह से लगा है। तो इस समय क्या हो जाएगा, थीटा हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। पैरेलल या एंटी पैरेलल, उसमें या तो थीटा 0 है या 180 डिग्री है। पैरेलल है या फिर हमारा एंटी पैरेलल है, जिसे बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में, इसलिए लिख रहा हूं पैरेलल या एंटी पैरेलल। अब ये थीटा की वैल्यू जैसे ही इसमें रखेंगे, देखिए मैग्नीट्यूड में रखिए, तो यहां पर साइन 0 या साइन 180 लिख लेंगे। जैसे ही रखेंगे फोर्स क्या मिलने वाला है, 0। यहां पर साइन 0 या साइन 180 रखोगे बेटा तो फोर्स कितना मिलेगा, 0। इससे क्या हमको पता लगा, हमको यह पता लगा कि कोई कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करा रहे हैं, ये पैरेलल या एंटी पैरेलल करा रहे हैं, दोनों ही दशाओं में उस पे लगने वाला फोर्स 0 होगा, नहीं लगेगा फोर्स। ये हमें दिख रहा है। केस 2 की बात कर लें कि अगर हमारा थीटा हो जाता है 90 डिग्री। अगर थीटा 90 होने का मतलब क्या है कि हमारा जो कंडक्टर है, देखिए ये कंडक्टर है और इसमें मान लीजिए करंट इधर जा रही है और इधर वैल्यू रख देते हैं बी। इस तरह से ये बी सीधा रहेगा, तो बी का डायरेक्शन ऐसे है। तो उस दशा में इन दोनों के बीच में थीटा कितना हो गया बेटा, तो थीटा देखिए हो गया 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री है तो उस समय यहां जब पुट करोगे तो साइन 90 क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगी वैल्यू एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन 90। अब साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो एफ इज इक्वल टू आई एल बी। ये फॉर्मूला निकल पाया। और ये क्या है, मैक्सिमम फोर्स। ये कैसा फोर्स आया बेटा, मैक्सिमम फोर्स आया, यानी ज्यादा से ज्यादा इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो आई बी एल लग रहा होगा या आई एल बी लग रहा होगा। आई एल बी ज्यादा बेहतर पकड़ के चले क्योंकि एल क्रॉस बी इस्तेमाल करना होता है। तो ये इसमें मैक्सिमम फोर्स, और बात करें तो ये मिनिमम फोर्स है भाई, इस तरह कह सकते हैं ये मिनिमम फोर्स हो गया। तो मैक्सिमम मिनिमम फोर्स कब लगने वाले हैं ये भी हमको अंदाजा हो जाता है। अब कुछ और इंटरेस्टिंग बातें देख लेते हैं जो दिमाग में रखनी चाहिए। आइए, अब बच्चों जो बातें हम लोगों ने पढ़ी, मान लीजिए कंडक्टर सीधा नहीं है। अभी जो हम लोगों ने बात की थी, देखिए वो डायग्राम भी जो बनाया था वो कंडक्टर को स्ट्रेट बनाया था। ये क्या था, सीधा कंडक्टर था, स्ट्रेट। ऐसा जरूरी तो नहीं, अगर ये पतला तार देखें तो ये तार ऐसे है। अब ये तार या कंडक्टर ऐसा हो जरूरी नहीं है, ये तो ऐसा भी हो सकता है।
ये तो किसी और तरीके से भी हो सकता है, रोक थोड़ी सकते हैं, करंट तो फ्लो करा ही देंगे। तो इन सिचुएशंस में जहां कंडक्टर स्ट्रेट नहीं है, कर्व्ड है, स्ट्रेट नहीं है, समझ पा रहे हैं ना, उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? तो उसमें कैलकुलेशन के लिए, यानी इन सिचुएशंस के लिए जहां पे स्ट्रेट, हमारे के लिए फॉर्मूला क्या था, यहां लिख देता हूं मैं। अगर स्ट्रेट वायर है तो स्ट्रेट वायर के लिए हमने फॉर्मूला निकाल लिया था, F इज इक्वल टू I L क्रॉस B, अभी निकाला है, आपको याद होगा। नंबर 2, अगर नॉन स्ट्रेट है यानी कर्व्ड है अगर कोई वायर, मैं कर्व्ड भी लिख देता हूं, तो उस दशा में क्या करेंगे? तो उस दशा में आपको फिर कैलकुलस का सहारा लेना पड़ेगा, एक एलिमेंट छोटा सा लेना पड़ेगा, और वहां पे लगने वाला जो फोर्स है यानी DF, इसी फॉर्मूले पे चला देंगे, करंट वही रहेगी, करंट एलिमेंट चेंज हो जाएगा इनटू B। ये करंट, ये छोटा सा फोर्स लगेगा DF, और उसको थ्रू आउट द कंडक्टर आप फिर कर देंगे इंटीग्रेट। तो ये सिचुएशन मैं इसलिए बता रहा हूं कि जस्ट कीप इन माइंड, बोर्ड एग्जामिनेशंस में ये कर्व्ड वाला नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फर्क कर पावे, समझ पा रहे? तो स्ट्रेट वायर के लिए तो कहानी हो गई ये, और नॉन स्ट्रेट वायर या कर्व्ड वायर अगर आ जाएंगे तो एलिमेंटल बात करनी पड़ेगी, और फिर आप इसको आगे लेके चलेंगे। और मजेदार बात करते हैं थोड़ी सी, देखिए आप पकड़ पाएंगे कि बाय द वे, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूं, तो यहां पर देखिए बात करूं अगर कि सपोज करिए एक सेमी सर्कुलर वायर है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, मैं ऐसे बना देना चाहिए सेमी सर्कुलर वायर, ABC सेमी सर्कुलर वायर, और मैग्नेटिक फील्ड सपोज करिए नीचे की तरफ है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, और करंट इसमें इस तरह से, इसमें करंट I फ्लो हो रही है। इसका जो रेडियस है इसको मैं हटा देता हूं, नहीं तो लिखने में दिक्कत करेगा, तो यहां पे यहां पे क्रॉस लगाते हैं, ये इसका सेंटर है, ये ले लो, इसकी रेडियस R है जिस सर्किल में। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितना करंट, कितना फोर्स लग रहा है, तो इसकी जो फोर्स है ये मत समझ लेना, ये देखिए ये कर्व है, बेंड वायर है, तो इसमें IBL नहीं लगेगा, सीधे IBL मत लगा देना, ये सोच लेना पता लगा कि A से C तक हाफ सर्कुलर है, तो इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा पाई R। भाई जो पेरीमीटर है पूरे सर्किल का होता है 2 पाई R, तो आधे का पाई R, तो सर ने बताया था तो ऐसे लिख दो, हम लोगों ने तो ILB साइन थीटा, और इस सिचुएशन में थीटा, इस सिचुएशन में साहब थीटा हो गया 90, और सर के हिसाब से L हो गया पाई R। तो मैं क्या करता हूं, ये फॉर्मूला फीड कर देता हूं, F इज इक्वल टू I पाई R B, और ये आंसर हो गया। ये गलत है, ये गलत हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं? ये फॉर्मूला तभी के लिए है, ये वाला फॉर्मूला, जब स्ट्रेट वायर हो, बेंड वेंड करा देंगे तो ये काम नहीं करेगा, फिर कर्व्ड हो जाएगा, ठीक? तो उस सिचुएशन में क्या इसमें फॉर्मूला लगना चाहिए, कलर में बदल देता हूं, तो फॉर्मूला यहां जो लगता है वो लगता है F इज इक्वल टू I L की जगह आ जाएगा आपका 2R B साइन थीटा। अब यहां पर आप देखिए, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसको लिखेंगे I 2R B। ये फॉर्मूला यहां पे एप्लीकेबल होगा। 2R देखिए, ये R दिख रहा है आपको, ये R 2R। अब आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि सर ये जो फॉर्मूला आप निकाले हो, ये कहां से आ गया, मैं क्या घूट लूं? तो देखिए बोर्ड में इसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा। अब मैं जिक्र कर रहा हूं तो मैं बता देता हूं, कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बड़ा सुंदर है। जो लोग नीट से आगे मतलब जेईई एडवांस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो जान सकते हैं, बोर्ड वाले इसका फील ले सकते हैं कि हमें कहां से निकला, कैसे निकलता है। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा बोर्ड में, तो आगे चलते इसको भी समझ लेते हैं, लगे हाथ क्यों छोड़ा जाए। देखिए इसमें इसकी जो कहानी बनेगी वो कहानी बनेगी ऐसे। सपोज करिए मैं इधर लेने की कोशिश करता हूं, एक सेमी सर्कुलर वायर आपने लिया था, ये इसका सेंटर था, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है अंदर की तरफ। करंट A लिख दो इसको, और इसको लिख दो B,
इसको C लिख दो, करंट फ्लो हो रही है ऐसे, यहां पर पकड़ लीजिए R है रेडियस, और यहां से किसी एंगल फाई पर आप एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए। ये आपको बहुत बड़ा दिखाया है बताने के लिए, अदरवाइज बहुत ही छोटा होगा ये डी फाई। ये स्ट्रेट वायर है, ठीक। तो ये आपको दिखाने के लिए बड़ा, इट इज ए वेरी वेरी स्मॉल लेंथ का वायर, यानी डीएल है ये, ठीक। अब डीएल में क्योंकि यहां पर आपने टेंजेंट खींची है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये फाई हो गया, और ये तो रेडियस है ही क्योंकि रेडियस कहीं जा नहीं रही है, और ऊपर वाला जो हिस्सा आएगा वो बात की बात है। अब इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, डीएफ। तो एलिमेंटल की हम लोग बात कर रहे थे, तो एलिमेंटल में अगर पकड़ लिया जाए तो उस पे लगने वाला फोर्स होगा डीएफ इज इक्वल टू आई डीएल क्रॉस बी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा भाई, करंट तो जो आई जा रही है वो तो जाती ही रहेगी, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं। अब इसको सिंपली अगर निकाल लें, यहां पर मैग्नीट्यूड की बात कर लें, फोर्स लगेगा कैसे, अच्छा ये भी देख लो। तो फोर्स लगेगा टेंजेंशियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। कैसे पता चला, ये देखिए ये वेक्टर वाला पकड़े रही है एल क्रॉस बी, तो हमें अपने हाथ को रखना है, हथेली के पाम को एल की डायरेक्शन में, पंजों को, और घुमाना किधर है, बी की तरफ, बी की तरफ। तो इसको रखा हमने ऐसे और घुमाया अंदर की तरफ। ये देखिए घूम रहा है ना ये, तो घूमेगा अंदर कैसे, अंदर है ना ऐसे, तो ऐसे करना पड़ेगा। अब आपने ऐसे किया, देख पा रहे हैं ये पंजे, और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो अंदर ही पंजे मोड़े, अंदर पंजे मोड़े, तो अंगूठा किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा फोर्स का, ठीक। तो फोर्स का डायरेक्शन पता चल चुका है आपकी जानकारी के लिए। यहां पर क्या लिख सकते हैं, आई डीएल बी साइन थीटा। अब क्योंकि यहां पर थीटा की वैल्यू थी 90 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में, भाई वो नीचे जा रहा था, वो इस प्लेन, बोर्ड के प्लेन में, वो अंदर की तरफ है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा डीएफ इज इक्वल टू आई डीएल इंटू बी। अब यहां पर देखिए रिलेशनशिप स्टैब्लिश करें अगर हम लोग, या ध्यान दें, तो इनमें इस वाले डायग्राम में जैसे ये एलिमेंट मिला है वैसे ही हमको एक एलिमेंट ऐसे मिल जाएगा, और देख पा रहे होंगे आप। अब यहां पर करंट जारी होगी सब नीचे की तरफ, तो यहां पर करंट जो फोर्स लगेगा F, वो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। अगर इसका कंपोनेंट आप लोगे इस फोर्स का F का, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, ऐसे ही मिलेगा फाई यहां, और एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा। इस फोर्स का कंपोनेंट लोगे तो एक फोर्स का कंपोनेंट इधर इस वाले का हॉरिजॉन्टल, और एक ऊपर इस वाले की बात कर रहा हूं उस समय। ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। कौन काम का बचेगा फोर्स, केवल बचेगा इन दोनों का वर्टिकल वाला कंपोनेंट। समझ पा रहे हैं आप ना, अगर ये एंगल फाई है तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट इसका कितना है, अगर मैं इस फोर्स को डीएफ बोलूं, ये छोटा वाला फोर्स है तो ये डीएफ बोलूं अगर, तो ये जो फोर्स लगेगा वो बनेगा डीएफ कॉस नहीं साइन होगा क्योंकि परपेंडिकुलर वाला फोर्स है, तो डीएफ साइन फाई। ये फोर्स यानी ये हमारे लिए यही काम का है, ऊपर लगने वाला फोर्स। ये दोनों तो एक दूसरे को निपटा ही देंगे। तो यहां पर जो डीएफ अंदाजा लगा था, वो डीएफ बेसिकली हमारे लिए क्या काम का है, डीएफ इज इक्वल टू आई, और फोर्स है डीएफ साइन फाई। तो हमें टोटल फोर्स के लिए यानी एफ के लिए इंटीग्रेट कर देना चाहिए डीएफ कॉस फाई को, ठीक। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां पर एंगल देखिए 0 है, और फाई पूरा बनाओगे यहां से यहां तक, तो कितना बनेगा 180 डिग्री। तो आप यहां पे लिख सकते हैं 0 टू पाई, या 180 डिग्री लिख दीजिए आप, ठीक है साहब। ये कहानी हो गई। आगे देखते हैं कहानी क्या करनी चाहिए। डीएफ की वैल्यू तो निकाल के बैठे ही हैं हम लोग। अब डीएफ की वैल्यू रख दीजिए आई डीएल। अब इस डीएल का रिलेशन स्टैब्लिश कर लेते हैं। यहां से ये ट्रायंगल देखिए, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, यहां पर ले लीजिए tan फाई। अगर हम tan डी फाई की बात करूं, अगर यहां पर बात करूं ये इस ट्रायंगल में, ये देखिए, तो tan डी फाई, तो tan डी फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी डीएल अपॉन बेस विच इज इक्वल टू आर।
अब क्योंकि डी फाई इज वेरी वेरी स्मॉल, उस सिचुएशन में tan डी फाई और डी फाई हो जाएंगे दोनों बराबर। थोड़ा सा आगे ले चलता हूं इसको, बोर्ड को, जिससे लिखने में आसानी हो। तो अब यहां पर हमें डी फाई और tan डी फाई दोनों लगभग बराबर हो गए, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं डी फाई इज इक्वल टू dl अपॉन r, यानी dl को लिखना हो तो मैं आराम से डी फाई इंटू आर लिख सकता हूं। ये रिलेशन हमें मिल गया। इस रिलेशन को यहां यूज करेंगे हम लोग। देखिए ये वैल्यू रखी थी यहां पर, तो इसको मैं लिख सकता हूं dl की जगह i, dl की जगह आ गया r इंटू डी फाई इंटू बी। अब वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 0 टू पाई df की जगह वैल्यू आ गई i r डी फाई बी कॉस फाई। ठीक है साहब, कलर बदल लेता हूं जिससे मोनोटोनस ना रह जाए। और f क्या रहा, टोटल फोर्स की बात करूं, ये हम लोग निकाल रहे हैं केवल इसका मैग्नीट्यूड, तो f की वैल्यू क्या रही, यहां पर जो जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लीजिएगा। तो देखिए करंट फ्लो होने वाली रेडियस, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब कांस्टेंट हैं, सब बाहर चले आएंगे। आई, क्योंकि ये बदल थोड़ी रहे हैं, आई आर बी बाहर चला गया, 0 टू पाई कॉस फाई डी फाई। अब कॉस फाई का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस साइन फाई होता है, तो माइनस आई आर बी, और ये लिख दिया आपने साइन फाई 0 टू पाई। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा साहब, यहां पर जब हमने इंटीग्रेशन किया था वो किया था डीएफ कॉस फाई का, जबकि हमको डीएफ साइन फाई का करना था, ऊपर वाले कंपोनेंट का करना था। तो ये वैल्यू आप लिखेंगे साइन फाई यहां पर, तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, ये वैल्यू हो जाएगी साइन फाई, ये वैल्यू बेटा जाएगी, देखिए साइन फाई, और ये यहां पर भी ये वैल्यू होगी साइन फाई। तो इसको साइन फाई कर लो, थोड़ा सा हटा के ही करता हूं जैसे आपको साफ तरीके से दिखाई पड़े, और ये वैल्यू बनेगी साइन फाई। तो हम लोग जो इंटीग्रेट करेंगे बेसिकली, वो इंटीग्रेट करेंगे साइन फाई को, तो साइन फाई को जब इंटीग्रेट आप करेंगे तो वैल्यू आने वाली है कॉस फाई। ये देखिए साइन फाई था ना, ऊपर वाला कंपोनेंट जाता, नीचे वाले तो कैंसिल कर चुके थे, तो ये कॉस फाई। अब 0 टू पाई वैल्यू रख दो, तो यहां पर आपने लिखा आई आर बी कॉस पाई, और साइन फाई का होता है माइनस में इंटीग्रेशन, तो एक माइनस साइन यहां है, कॉस पाई माइनस कॉस 0। अब आप जानते हैं वैल्यू हो गई माइनस आई आर बी, कॉस पाई की वैल्यू -1, 0 की वैल्यू -1 केवल, और इसका रिजल्ट क्या आ गया, एक और एक मिलके माइनस आई आर बी -2, यानी ये वैल्यू आ गई आई 2 आर बी। ये निकला या टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर। इस तरीके से देखिए डेरिवेशन या फोर्स निकाला जाता है, जो मैंने आपको समझा दिया। अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं होगा तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा I इज इक्वल टू F इज इक्वल टू I 2R B साइन थीटा, अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है। ये मैंने क्यों बताया कि आप ध्यान रखिएगा कि ये स्ट्रेट वायर के लिए तो फॉर्मूला सीधा पड़ा है, अगर कोई कर्व्ड वायर है, कोई मुड़ा हुआ वायर है, तो सीधा आप नहीं निकाल पाएंगे, इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। तो ये बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग नॉलेज के लिए बहुत सुंदर है, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो बिल्कुल ही आना चाहिए आपको। आगे बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए जो बेंडिंग थी सेमी सर्कुलर वायर के लिए, ये किसके लिए था, सेमी सर्कुलर वायर के लिए, केवल इतने वाले के लिए। मान लीजिए पूरा पूरा अगर रिंग आ जाए तो क्या लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर चला गया, सपोज ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो इसमें जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आप निकालेंगे, तो इंटीग्रेट इसी को कर सकते हैं 0 टू 2 पाई तक, ये वैल्यू फोर्स की आ जाएगी 0। तो जस्ट कीप इन माइंड, जो मैंने सारांश बताया आपके दिमाग के लिए अच्छी बात रहेगी, फोर्स इज इक्वल टू आपने लिखा था आई डीएल क्रॉस बी, ये या मैग्नीट्यूड की भाषा में आई एल बी साइन थीटा, किसके लिए है, फॉर स्ट्रेट
लिखा भी रहता फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर प्लेस्ड इन साथ में और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रखिएगा यूनिफॉर्म बी लिख देता हूं। अगर ये यूनिफॉर्म नहीं रहा मैग्नेटिक फील्ड तो फिर शुरू हो जाएगा खेल कैलकुलस का, जस्ट कीप इन माइंड। तो ये एक सेगमेंट कंप्लीट होता है। आगे बात करेंगे कि दो वायर एक साथ अगर करंट फ्लो होती है तो एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये आप अच्छे से पकड़ पाए होंगे। आइए आगे चलते हैं। तो बच्चों चलिए बात करते हैं कि अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, स्ट्रेट हैं, लीनियर हैं, सीधे हैं और पैरेलल हैं, आपस में दोनों में करंट फ्लो हो रही है, तो वो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। वो फोर्स कितना लगाते हैं और किस डायरेक्शन में लगाते हैं इसकी पहचान करेंगे हम लोग। तो देखिए हेडिंग डालिए, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लीनियर कंडक्टर्स करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अब देखिए क्या मतलब है, ये दो तार ले लिए, सीधे हैं, इसमें करंट फ्लो करा देते हैं I1 और इसमें करंट फ्लो करा देते हैं हम लोग I2। तो ये कहने का मतलब था ये दोनों पैरेलल हैं, देखिए साथ में लीनियर हैं। बहुत अच्छी बात। अब आप जानते हैं कि जब किसी कंडक्टर में, ये फर्स्ट कंडक्टर वो सेकंड कंडक्टर, इसमें जब करंट फ्लो होगी तो करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ये हमको मालूम है। और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा अगर निकालनी हो किस दिशा में है, तो आपने मैक्सवेल का रूल पढ़ा ही है, तो अंगूठा इधर कर दीजिए और ऐसे घुमाइए पंजों को। तो जब ऐसे पंजों घुमाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकलता है। यानी ये जो मैग्नेट, इसकी वजह से यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बेटा वो किस डायरेक्शन में होगा, देखिए अंदर की तरफ होगा। ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनाएगा ये। तो मैं ज्यादा नहीं बना रहा हूं वरना डायग्राम काफी कॉम्प्लेक्स सा नजर आने लगेगा। तो ये मैं आपको दिखा देता हूं कि इसकी वजह से यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जिसे मैं B1 बोल देता हूं, मैं B1 कह देता हूं, इसकी वजह से बनने वाला वो अंदर की तरफ होगा, देखिए होगा। अब ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा I2, और I2 इधर कैसे बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, इस पर। तो अगर इस डायरेक्शन में चला जाऊं, ऐसे मैं दिखाता हूं, थोड़ा फ्रेम से बाहर आ जाऊंगा, ये देखें अंगूठा रखा और ऐसे मोड़ा आपने, देख रहे हैं आप इसकी तरफ ऐसे। तो ये कहां दिख रहा है, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो बाहर निकलता हुआ है, वो बाहर निकलता हुआ है बेटा। आप पहचान पाए होंगे, इसको भी गोला लगा देता हूं जिससे हाईलाइट हो जाए थोड़ा, तो आप देख पाए ये जो डॉट है ये B2 की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड है, और वो B1 है क्रॉस, यानी अंदर की तरफ जा रहा मैग्नेटिक फील्ड है। ये बात हमने निकाल ली साहब। अब अगर ये, अब यहां मैग्नेटिक फील्ड हो गया इसकी वजह से डेवलप्ड, तो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये जो सेकंड कंडक्टर, नंबर 2 कंडक्टर, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो वो फोर्स कितना होगा, तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा था भाई, ये बड़े लंबे वायर हैं और नॉर्मली हमने मैग्नीट्यूड के हिसाब से पढ़ रखा है ILB साइन थीटा। अगर फाइनाइट वाई का कोई वायर है, थीटा कितना हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये इस प्लेन में है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 हो गया। और हम चर्चा करेंगे यूनिट लेंथ के लिए, यूनिट लेंथ। तो यूनिट लेंथ जब बात करेंगे, मतलब यूनिट लेंथ का मतलब सपोज करिए यहां से यहां तक 1 मीटर की बात कर रहे हैं, तो 1 मीटर पे कितना लगेगा। इसी तरह का CGS सिस्टम में बात कर रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर पे कितना लगेगा। तो यूनिट लेंथ का मतलब ये। तो यूनिट लेंथ के लिए हमारा L का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये L लग भी रहा है तो इसको थोड़ा सा मैं L लगवा देता हूं। ये L की वैल्यू हो गई समझिए 1, जो भी यूनिट्स में हम बातचीत कर रहे हैं। तो उस समय ये फॉर्मूला क्या बन गया हमारे लिए, F इज इक्वल टू I, L की वैल्यू 1 रख दी, साइन 90 1 हो गया है। तो ये कुल बचा IB। अब यहां पर आ जाओ साहब, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड था वो मैग्नेटिक फील्ड, ये मैं किस पे लगा रहा हूं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिख दो। सेकंड कंडक्टर पे फोर्स पहले की वजह से। अब करंट कितने हैं इसके अंदर, तो करंट है I2 सेकंड कंडक्टर में, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो B1 है ना, यहां पर देखिए ये I2 इंटू B1 है, ये I2 इंटू B1 है। अगर मैं F21 की, मैं नीचे की बात करता हूं ना, ऊपर ज्यादा गचपच होना ठीक नहीं है। ये I2 इंटू B2 लिख दिया। अब B2 की वैल्यू हमको निकालनी है। हम जानते हैं
कि अगर ये लंबा वायर है, इनफाइनाइट वायर टाइप है, तो इसको लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 इनटू, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा R है तो वो वैल्यू हो जाएगी R। ये वैल्यू लिखी जाती है, चाहो तो 2 2 काट के नीचे 2 पाई भी कर सकते हो, कर भी लेंगे अभी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जो B2, इसे मुझे B1 लिखना चाहिए क्योंकि फर्स्ट वाला वहां बना रहा है। तो इसको मैं लिख देता हूं फर्स्ट, और करंट 1 में ही है, ये करंट बन गया। अब यहां पर I2 के बाद ये जो वैल्यू आएगी बेटा, ये तो मैग्नेटिक फील्ड 1 वाले की है, तो ये रही 1। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड ये बना रहा है, करंट खुद लेके चल रहा है। अब वैल्यू रख दीजिए, तो F21 की वैल्यू क्या हो गई साहब, I2, और B1 की वैल्यू हो गई म्यू नॉट, इससे 2 से 2 काट लो तो अपॉन 2 पाई लिख सकते हो, इसको I1 लिख सकते हो, इसको R लिख सकते हो। क्या वैल्यू बनी, 21 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। ये निकला फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स का वैल्यू, और यही वैल्यू इसके लिए आने वाली है। मैं थोड़ा ऊपर करके आपको दिखाता हूं, फिर डायरेक्शन की बातचीत कर लेंगे हम लोग। ये थोड़ा मैं ऊपर लेके जाता हूं, और देखिए थोड़ा ज्यादा ऊपर लेके चले गए, लगता है वो फॉर्मूला दिखना चाहिए आपको। ये तो अब यहां पर आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं F12 यानी फर्स्ट पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू सेकेंड वन, तो क्या लिखोगे, करंट तो लिखोगे फर्स्ट वाली और मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे सेकेंड वाले से। तो I1 लिखोगे और मैग्नेटिक फील्ड कितना बन जाएगा यहां पर, देखिए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये 2 से 2 काट दिया। करंट किसकी वजह से, I2 की वजह से है, I2 की वजह से करंट है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, अपॉन R। तो इसकी भी वैल्यू देखो बेटा कितनी आएगी, F21 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। अब ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक ही है, यानी F21 F12 दोनों एक दूसरे पर बराबर का फोर्स लगा रहे हैं। और अगर ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में लगा रहे होंगे तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ फॉलो करने पड़ेंगे कि भाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। तो देखते हैं, तो यहां पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, वेक्टर रूल मैं पसंद करता हूं, लेकिन आपको आप चाहें तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी यूज कर सकते हैं, तो वो भी यूज करता हूं और वेक्टर रूल भी दिखाता हूं। तो यहां पर आपने मैग्नेटिक फील्ड था अंदर की तरफ, देखिए देख पा रहे हैं, ये अंदर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ। ये देखिए मैं थोड़ा ऐसे हो जाऊं कंफर्टेबली, तो यहां पर ये अंदर, करंट ऊपर, और ये अंगूठा देखिए किधर जा रहा है बेटा। तो इस पर जो फोर्स लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्शन पकड़ेगा ऐसे, देख पा रहे होंगे आपकी करंट एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड रहा अंदर, फादर मदर चाइल्ड आपको पता है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, तो फोर्स इधर। अब इस पे आ जाओ बेटा, मैं उसी रूल की बात कर लेता हूं फ्लेमिंग के। तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड किधर, आपकी तरफ, करंट कितना ऊपर, तो अंदर की तरफ, देखिए अंगूठा। तो इस पे भी फोर्स लगा किधर, ऐसे। और L क्रॉस भी निकालोगे तो भी इधर ही आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। कैसे करोगे, देखो राइट हैंड लिया, L जा रहा है ऊपर तो L रखा, और किधर लगा रहे हो, अंदर की तरफ पट कर दी उंगली, मोड़ी। देखिए मैं L क्रॉस भी इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि हर जगह वही लगता रहता है, क्योंकि मैथमेटिकल टूल है ना, वो कहीं नहीं जाने वाला, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करता रहता है। तो आपने क्या देखा कि ये दोनों फोर्सेस, यार फोर्स का नाम क्या दिया था हम लोगों ने, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। दोनों फोर्सेस की वैल्यू है बराबर और डायरेक्शन है अपोजिट, एक इधर एक इधर। तो आप आसानी से लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टोरली ऑल्सो। तो ये क्या हुआ साहब, न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन वाला, उसको ये फॉलो करने लगा। देखिए एक्शन और रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन लॉ होता ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, वो फॉलो करने लगा। और आपकी समझ में आ गया कि जब दो वायर्स पैरेलल होते हैं और करंट उनमें फ्लो कराई जाती है तो दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्सेस लगाते हैं और वो अट्रैक्ट होते हैं। ध्यान रखिएगा, इक्वल डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कराई गई तो अट्रैक्ट हो। अब देखते हैं कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो क्या होगा, आइए देखते हैं।
अब देखिए, मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करा दी, तो मैं यहां आपको समझाने के लिए कलर चेंज करता हूं, इसी डायग्राम में समझ लेंगे, बहुत छोटी सी बात है और आप बिल्कुल आसानी से पकड़ पाएंगे। मान लीजिए इसमें करंट का डायरेक्शन ये था और इसमें करंट का डायरेक्शन ले लेता हूं अपोजिट नीले वाले रंग से, शायद आपको दिख पा रहा हो, थोड़ा गाढ़ा भी कर देता हूं। इस तरह की सिचुएशंस थी, बाकी सब सिचुएशन वही है, सब कंडीशंस वही हैं। करंट में एक सीधे जा रही है और एक विपरीत दिशा में जा रही है, उस समय क्या होगा? तो इसकी कहानी तो ऐसे ही बनेगी सारी। फोर्स कैसे बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड सेम है। अब यहां देखो कैसे बनने वाला है। अब आप देखिए, आपने फ्लेमिंग फैराडे का लेफ्ट हैंड रूल लगाया था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया था, तो उसमें देखिए करंट जा रही है नीचे और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो देखिए फोर्स किधर लगा? बाहर इस तरफ। तो इस पे फोर्स अब लगेगा इस डायरेक्शन में। वेक्टर के हिसाब से चलिए तो बिल्कुल L इंटू बी होता है, तो ये रहा L हो गया नीचे की तरफ, B है अंदर, तो ये फोर्स लग गया बाहर की तरफ। और इसमें देखिए क्या है, विपरीत दिशाओं में करंट की स्थिति में अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो ये देखिए अंगूठा कर दिया नीचे, और ये कैसे बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड? देखिए, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा क्रॉस की स्थिति में। ये देखिए, देख पा रहे होंगे, क्रॉस की स्थिति में, यानी अंदर की तरफ जाता हुआ। जब अंदर की तरफ जा रहा है तो फिर आपने रूल लगाया, ये गया करंट और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। देख पा रहे हैं आप, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट, और अंगूठा किधर चला गया? बाहर की तरफ। तो ये फोर्स ऐसे लग गया, और क्रॉस प्रोडक्ट लगाने चाहिए, L क्रॉस B, तो ये रहा L, ये रहा B, और आपने अंगूठा बाहर। तो जब हमारा करंट, मैं थोड़ा सा इसको एक नए सिस्टम में बता दूं, आप बात पकड़ पाए। जब हमारा करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, फोर्सेस की वैल्यू सेम होगी, और फोर्सेस की वैल्यू क्या होगी यहां से पता चल रहा है। और अगर हमारा दोनों में करंट का वैल्यू डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, I1 I2, ये आप पहचान ही रहे हैं सारी बातें, तो उस समय से क्या होने वाला है कि एक दूसरे को ये रिपेल कर देंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम रहने वाला है, लेकिन रिपेल कर देंगे। रिपल्शन का भी फोर्स कितना होगा फोर्स से ही। तो ये बात हमारी पकड़ में आ जाती है और इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्जामिनेशन में भी आती है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है नीट के, जेईई मेंस के, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट खूब यूज होता है। तो जस्ट कीप इन माइंड कि ये सारे स्ट्रेट वायर के लिए हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहां पर करंट कैरिंग कंडक्टर की बात कर रहे हैं। प्री एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है यहां। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर, स्टेडी करंट, इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन, दोनों विपरीत दिशाओं में है तो रिपल्शन। और कितना रिपल्शन अट्रैक्शन, वो वैल्यू हमको इस फॉर्मूले से मिल जाती है। इसको न्यूमेरिकल वगैरह में इस्तेमाल होगा, F = μ0/2 पाई I1 I2/r। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो बच्चों, एक न्यूमेरिकल लगाते हैं हम लोग, और देखिए न्यूमेरिकल में क्या बोला है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, 25 एम्पियर की करंट जारी है, एक लूप है ABCD, इसमें भी जो करंट फ्लो हो रही है आप देखिए, उसकी मैग्नीट्यूड दे रखा है 15 एम्पियर, डायरेक्शन आपके सामने है, और डायमेंशन है रेक्टेंगुलर लूप के, इसकी लंबाई है 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, और इस लूप पहले वाले आर्म से और स्ट्रेट वायर के बीच में 2 सेंटीमीटर का गैप है। हमको फाइंड करना है कि इस लूप पर नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स इस लूप पर कितना है। तो चलिए शुरू करते हैं निकालना। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई इस BC पर लगने वाला फोर्स कितना होगा। तो फोर्स ऑन BC, बल्कि मुझे डायरेक्ट लिख देना चाहिए था, आप समझदार हैं, FBC। तो FBC फॉर्मूला क्या था? μ0/2 पाई लिखते हैं, 4 पाई लिख देते हैं, 10 की पावर -7 लिखना आसान होता है उससे। तो μ0/4 पाई, 2 लिख दो यहां पर, I1 I2/r। ये काट के 2 लिखा जा सकता है, लेकिन ऐसे लिखने में इसकी वैल्यू खटाक से रख देंगे, 2 तो आसान होता है मल्टीप्लाई करना। अब फोर्स ऑन BC, तो ये जो वैल्यू लिखी है तो यूनिट लेंथ पे होती है। अगर हमें टोटल लेंथ पे निकालनी, यानी BC पर निकालना है, तो इसकी लेंथ से लेंथ ऑफ BC को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला किसके लिए निकाला था? यूनिट लेंथ के लिए। तो वैल्यू फीड करना शुरू कर दीजिए, 10 की पावर -7, 2 I1 I2 मतलब 15 एम्पियर और 25 एम्पियर की वैल्यू रख दो, अपॉन R है 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10 की पावर -2, और लेंथ ऑफ BC
तो BC की लेंथ है 25 सेंटीमीटर, तो 25 इंटू 10 की पावर -2। अब इसको कैलकुलेट कर लें आप, तो बच्चों इसकी वैल्यू आ गई 9.375 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन। कैलकुलेट करने के बाद अब ये देखिए इस वायर और इस वायर में मैं थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लेता हूं, इन दोनों में देखिए अपोजिट डायरेक्शन में करंट थी, तो इस पे फोर्स लगेगा रिपल्सिव का, ऐसे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स की वैल्यू इस तरीके से होगी, रिपल्सिव। तो ये है रिपल्सिव यानी फोर्स अवे फ्रॉम एक्स वाई। आप समझ गए होंगे, रिपल्सिव लिख दीजिए चाहे तो। आपने समझा था अभी कि जब फोर्स करंट की वैल्यू, करंट का डायरेक्शन एक दूसरे की विपरीत दिशा में होता है तो रिपल्शन होता है। अब हमें यह भी निकालना पड़ेगा कि भाई एडी पर कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि ये जो AB और DC हैं इन पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो जब परपेंडिकुलर वायर्स हो जाते हैं तो उनमें कोई फोर्स नहीं लगता, क्योंकि थीटा 90 डिग्री बन जाता है, खेल उसका खत्म हो जाएगा। तो अब हम लोग फोर्स निकालते हैं बेटा किस पे, अब फोर्स निकालते हैं हम लोग AD पर। तो फोर्स ऑन AD लिख दिया। अब यहां पर वैल्यू फिर लिखेंगे μ0 अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 I2 इसकी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। R, ये R यहां से बात करेंगे और साथ में लेंथ ऑफ AD। फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं 10 की पावर -7 इंटू 2, करंट की वैल्यू तो वही थी 15 इंटू 25, लेंथ भी वही आई 25 इंटू 10 की पावर -2, लेकिन R की वैल्यू बदल गई है। R हो गया है यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये R है इसके लिए। तो 10 प्लस 2 यानी 12 इंटू 10 की पावर -2। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे और ये वैल्यू निकलेगी। थोड़ा आगे लेके चलते हैं, यहां पे रोकता हूं। ध्यान रखिएगा कि जो ये आर्म्स थी, पहले ही बताया जा चुका था कि आर्म्स के सामने यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ जनरेट करता नहीं, तो DC और जो ऐसे वाली AB थी इन पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब देखिए ये फोर्स की वैल्यू निकल के आई और ये फोर्स जो निकला है इसका डायरेक्शन देखिए किधर है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ये जो करंट थी और ये जो करंट थी दोनों एक ही डायरेक्शन में थी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा, यानी ये फोर्स जो लगेगा इस पर वो इस दिशा में लगेगा। आप देख पा रहे होंगे इसका फोर्स, ये दोनों अलग हैं तो इसको मैं 1 और 2 बोल देता हूं, तो ये इस दिशा में लगेगा। तो दोनों फोर्सेस सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं। तो नेट फोर्स ऑन लूप कितना होगा, तो बड़े फोर्सेस में से छोटा फोर्स घटा दीजिए। तो यहां पर ये देखिए FBC, जो BC वाला फोर्स ज्यादा है, FBC में से मैं घटा मारता हूं FAD और सब्सट्रैक्शन दे दीजिए आप, यानी 9.375 ये जो वैल्यू निकली थी -1.5625 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन, इतना नेट फोर्स आएगा। अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। डायरेक्शन क्या बना, क्योंकि ये जो पास वाला आर्म था BC, ये भारी पड़ गया, ज्यादा फोर्स है, तो नेट फोर्स इसका इस डायरेक्शन में ही आएगा। कलर अगर बदलने की कोशिश मैं करूं, ग्रीन शायद आपको दिखे नहीं दिखे मालूम नहीं है, फिर भी यानी इस लूप पर, ये जो लूप है इस लूप पर टोटल नेट फोर्स इस डायरेक्शन में मिलने वाला है। नेट फोर्स की बात की जा रही है तो ठीक इस डायरेक्शन में मिलेगा। जस्ट कीप इन माइंड, इसके आंसर को लिख लेते हैं हम लोग। तो ये वैल्यू हो गई आंसर की कि कितना नेट फोर्स लगने वाला है, वो वैल्यू इतनी रही। और किस डायरेक्शन में लगेगा मैंने यहां से बताया, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ऐसे सवाल एग्जामिनेशंस में बोर्ड में भी आएंगे, नीट वगैरह में भी खूब पूछे जाते हैं। आइए चलते, जेईई मेंस में भी पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं हम लोग दूसरे न्यूमेरिकल पे। आइए तो बेटा एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, बढ़िया न्यूमेरिकल है। तो ये एक वायर है जिसमें एक एमीटर लगा दिया जो रीडिंग नाप के दे रहा है कि 12 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। वायर का एक सेटअप है, ये रेक्टेंगुलर वायर को इससे अटैच कर दिया गया है। अब आप देख पा रहे हैं कि जो AB है और जो CD आर्म है और जो EF आर्म है, इन सबके रेजिस्टेंस हमारे इक्वल हैं। AB के, CD के और EF के देखिए इक्वल हैं। और जो AE है और जो BF है उनका रेजिस्टेंस हमारा 0 है, 0 है।
ये क्वेश्चन में गिवन है और हमको निकालना है कैलकुलेट पर यूनिट लेंथ फोर्स। फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है। ए बी, ये ऊपर वाला जो ए बी है इस लेंथ पर यूनिट लेंथ पर, और सी डी पर कितना फोर्स लग रहा है ये हमको कैलकुलेट करना है। अब देखिए शुरू करते हैं हम लोग सवाल। हमें ये समझ में आ रहा है यहां पर कि जब 12 एम्पीयर की करंट आएगी और तीनों का रेजिस्टेंस इक्वल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और ये दोनों नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस के हैं, तो 4 एम्पीयर की करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तीनों में ड्यू टू सिमेट्री। V इक्वल टू IR भी लगाएंगे तो यही आने वाला है, क्योंकि तीनों का रेजिस्टेंसेस सेम है, इसलिए 12 एम्पीयर की करंट 4 करके तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो पहली बात तो ये हो गई। अब लिखने में आसानी हो इसलिए मैं इसका नाम दे देता हूं ऊपर वाले का 1 मतलब AB वायर, नंबर 2 CD वायर, और EF को नंबर 3। जैसे हम लोग बात करें तो आसानी से बात कर पाए। ठीक है साहब। अब हम लोग निकालते AB पर फोर्स। अब AB पर फोर्स निकालने के लिए कैलकुलेशन शुरू करते हैं, यानी फोर्स हम निकाल रहे हैं AB पर, यानी 1 पर, और फोर्स निकाल रहे हैं 1 पर ड्यू टू 2, क्योंकि इस AB पर दो फोर्सेस लग जाएंगे, एक तो CD में करंट है उसकी वजह से, और EF में करंट है उसकी वजह से। तो यहां पर एक फोर्स निकलेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसकी वजह से। तो यहां पर वैल्यू क्या रही, जिसकी फॉर्मूला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R, और ये पर यूनिट लेंथ का ही फॉर्मूला था, इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमको निकालना भी तो पर यूनिट लेंथ है। बड़ी दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे चलते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर -7, ये रहा 2। I1 I2 का जिक्र करें तो दोनों में 4 एम्पीयर की करंट है, तो 4 × 4 अपॉन किया, R है, तो R इन दोनों के बीच का डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10 की पावर -2। ये फोर्स की वैल्यू निकली 1-2 की। कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग इसको, कितना आ रहा है F12। तो F12 की वैल्यू आई 16 × 10 की पावर -5 न्यूटन। अब इसका डायरेक्शन भी देख लो भाई, क्योंकि ये दोनों एक ही दिशाओं में जा रहे हैं, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन होने से की वजह से इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, देखिए नीचे, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में ना, हमें मालूम था कि करंट अगर एक ही डायरेक्शन में जाती है तो अट्रैक्शन होता है, तो ये लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे में लिख देता हूं, ये फोर्स किधर लगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप समझ पाए, इस तरीके से लगा है फोर्स। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे फोर्स की, यानी 1 पर तो लगेगा, लेकिन लगाने वाला खिलाड़ी कौन सा है, तीसरे नंबर का, यानी EF F13। फॉर्मूला में नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिखता हूं। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर -7। 2I1 I2 वो वही रहना है, 4 × 4 अपॉन R। अब R की वैल्यू यहां से यहां तक की हो गई 4। ये देख रहे हैं ना, दोनों में सेपरेशन कितना, यहां से यहां तक, दिस इज 4, तो ये हो गया 4 × 10 की पावर -2। अगर आप ऊपर से कंपेयर करें तो 2 की जगह 4 आ गया है, बाकी सारी वैल्यू सेम है, इसका आधा हो जाएगा। तो ये वैल्यू बनेगी कितनी, ये वैल्यू आ जाएगी 8 × 10 की पावर -5 न्यूटन। ये मैग्नीट्यूड रहा है। डायरेक्शन देखते हैं, तो अगेन ये इस डायरेक्शन में, ऊपर वाला भी सेम डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड यानी अट्रैक्शन होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स फिर से नीचे की तरफ लग जाएगा, क्योंकि ये भी किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब क्योंकि दोनों ही फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो फोर्स ऑन, टोटल फोर्स ऑन AB लिख देता हूं अब, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, F12, क्योंकि डायरेक्शन एक है, और F13। इन दोनों को ऐड कर दें, ये 16 है, ये 8 है, हो जाएगा 24, 24। इन दोनों को ऐड किया है, 16 4 20 4 24 × 10 की पावर -5 न्यूटन। और ये टोटल फोर्स किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये आपका साहब आ गया पहले वाले का आंसर, कि हमारा AB पर कितना फोर्स लग रहा था। अब ये सवाल उठता है कि AB पे निकला हुआ फोर्स हम लोगों ने निकाल लिया है, अब ये कह रहे हैं कि भाई CD पर बताओ, इस वाले पर। तो इस पे लगा हुआ फोर्स भी हम लोग निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं।
और इसी को ऊपर थोड़ा बढ़ाते हैं, कैलकुलेशन ले चलेंगे। इस डायग्राम की हमें जरूरत पड़ेगी, तो इसको डायग्राम को थोड़ा सा नीचे लाना होगा। तो चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं CD के ऊपर। तो CD का मतलब हो गया कि हमें फोर्स निकालना है 2 पर ड्यू टू 1 पर यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं, दूसरे पे फोर्स 1 के कारण। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वो फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देता हूं, आपके दिमाग तक चला जाए। 2I1 I2 मतलब जो फॉर्मूला होता है इंटू R। अब बात शुरू करते हैं हम लोग वैल्यू रखने की, 10 की पावर -7, 2I1 I2 रख दो, तो 4 4 चल ही रहा है, यानी 16 लिख देते हैं सीधे। 4 इंटू 4 16। रही R की बात तो 2 सेंटीमीटर है, तो 2 इंटू 10 की पावर -2 आ गया। हमने लास्ट टाइम निकाल के देखा था कि इसकी वैल्यू आ रही थी 16 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। इसका डायरेक्शन किधर रहने वाला है, इस पे लग रहा है फोर्स, इन दोनों में सेम डायरेक्शन में, तो अट्रैक्शन होगा, यानी फोर्स जो लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, तो ये फोर्स लगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अब बात करते हैं फोर्स ऑन ट्यूब ड्यू टू 3, सेकेंड पर 3 के कारण लगने वाला फोर्स। फिर वैल्यू यही रखेंगे, 10 की पावर -7, 2I1 I2, फिर वो 16 आ जाएगा, करंट सेम है दोनों में। R की वैल्यू हो गई तो R अगेन 2 आ जाएगा, 10 की पावर -2, सब कुछ सेम है तो वैल्यू तो वही आनी है, 16 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। डायरेक्शन देखते हैं कितना होगा, तो ये दोनों भी सेम डायरेक्शन में है, तो अट्रैक्ट करेगा, और इसकी भी जो वैल्यू आएगी डायरेक्शन फोर्स का, वो देखिए नीचे की डायरेक्शन में आएगा। तो ये किधर रह गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब जब इस पे नेट फोर्स निकालने जाएंगे, F ऑन CD पर यूनिट लेंथ, तो आप क्या देखेंगे कि ये दोनों डायरेक्शन उल्टे हैं, एक ऊपर अपवर्ड और एक नीचे डाउनवर्ड। तो विपरीत दिशाओं में क्योंकि फोर्स लग रहा है, इसलिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे डायरेक्शन अलग होने की वजह से, और टोटल फोर्स कितना आ जाएगा, 0। तो इस तरीके से ये सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे सवाल बहुत अच्छे क्वेश्चंस, हॉट क्वेश्चंस के तौर पे बोर्ड में मिलेंगे, आते हैं, नीट एग्जामिनेशंस में खूब आते हैं, जेईई मेंस में भी खूब आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा जो वीडियो मैंने बनाया आपके लिए, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।